अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास बुनियादी तौर पर वेव्स दो ही तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं मैकेनिकल वेव्स और एक हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स, ठीक है। अगर मैं इस कमरे से मुकम्मल तौर पर हवा निकाल दूं, ठीक है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दूं और यहां पर बोलूं, तो इवन अगर आप मेरे साथ भी बैठे होंगे तो आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो वेव्स कैसे होंगी। इसी तरह से वेव्स ऑन वाटर सरफेस, पानी की सतह के ऊपर जो वेव्स होती हैं, पानी वहां पर मीडियम है। तो बच्चों, ये है मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है। और दूसरी टाइप है हमारे पास, जो बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, उनमें दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम। बच्चों, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये वेव्स विदाउट मीडियम भी प्रोपेगेट कर सकती हैं और ट्रैवल कर सकती हैं। अगर मीडियम होगा तो भी कर सकती हैं, बगैर मीडियम के भी कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ऐसी टाइप है जिससे हम सारे लोग वाकिफ हैं, और वो टाइप है जी लाइट। आपको पता है कि सन से जब लाइट आती है अर्थ पे, ठीक है, तो रास्ते में ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले लाइट जो है वो एम्प्टी स्पेस होके आती है, जहां कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां भी ये ट्रैवल करती है। जैसा कि आप अभी भी मैंने जिक्र किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस तरह वेव्स की दो टाइप्स हैं ना, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। और उनमें एक टाइप वो है जिसका हम सबको पता है, जिसको हम लाइट बोलते हैं। बच्चों, अगर लाइट के हवाले से बात की जाए तो न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट की जो नेचर है वो कार्पस्कुलर नेचर थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद हाइजेंस के मुताबिक लाइट जो है वो एक वेव है। तो 1864 से पहले पहले हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि क्या लाइट एक वेव है या लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। अभी तक ये डिसीजन हमारा फाइनल नहीं था। मैक्सवेल एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के ऊपर काम कर रहे थे। इवन मैक्सवेल से पहले भी हमें ये बात पता लग चुकी थी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप इसको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि अगर किसी रीजन में हमारे पास एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चेंज हो रहा है टाइम में या स्पेस में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड क्या बन जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये बात मैक्सवेल से पहले भी हमें पता थी। और बिल्कुल इसके उलट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, यहां पर तो है ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ऐसा भी मुमकिन है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले। ये बातें हमें मैक्सवेल से पहले भी पता थी। मैक्सवेल ने क्या किया, ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस थे ना, उस सारे इंटरेक्शंस को उसने अपनी 4 फेमस इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं वो सारे इन मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर मौजूद हैं। अब अगर मैक्सवेल थर्ड फोर्थ इक्वेशन को, या आप यूं कह लें मैक्सवेल इक्वेशंस को अगर देखा जाए, तो वही बात है, ठीक है जी, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैक्सवेल इसको स्टडी कर रहा था, ठीक है, हम भी इसको स्टडी कर लेते हैं।
कि किस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए बच्चों यहां पर मैं एक प्लेन बना लेता हूं। ये मेरे पास एक प्लेन है जी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब यहां पर पहले हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेते हैं जी अलोंग वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड को हम ले लेते हैं अलोंग जी एक्सिस। तो यहां पर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है जी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसकी लेंथ को हम चेंज करते जाएंगे। ये देखें, तो ये देखें इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो ये इसकी लेंथ चेंज होने से मुराद है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने परपेंडिकुलर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके परपेंडिकुलर देखें, ये वाई एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर जी एक्सिस होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को ग्रीन इंक से यहां बना लेता हूं जी। तो ये देखें जी, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जी एक्सिस में लिया है। अगर ये पॉजिटिव जी एक्सिस है तो ये वाला रीजन नेगेटिव जी एक्सिस होगा। यहां पर पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो देखिए जी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं हम? ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं जी। अच्छा जी, तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि हमने वाई एक्सिस में लिया है इसलिए यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में ही बनाएंगे। तो ये देखें जी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को प्रोपेल करते हुए स्पेस में मूव करती रहती हैं। सेल्फ प्रोपल्शन, खुद ही एक दूसरे को प्रोपेल करते हुए स्पेस में मूव करती रहती हैं। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं और वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। इसका मतलब है कि वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। बच्चों ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ये जो वेव है ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, क्योंकि अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। ये वेव अपने दोनों कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर है, इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल है। बच्चों अब यहां पर जो बहुत हैरान कर देने वाली बात थी जिसने मैक्सवेल को हैरान किया, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि लाइट एक वेव है या लाइट जो है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो मैक्सवेल ने जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट की तो वो स्पीड इंसिडेंटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही थी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रही थी। तो मैक्सवेल ने कहा कि चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही है इसलिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और बाद में फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये प्रूव हो गया कि वाकई ही लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बाद की बात है कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है और फोटॉन पार्टिकल नेचर रखते हैं, लेकिन ओरिजिनली लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये प्रूव हो गया यहां से कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये चूंकि वेव्स हैं इसलिए इनकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी और इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अब हम इनकी टाइप्स को देखते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के एतबार से। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, हम इनको प्लॉट कर लेते हैं
वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम सबसे पहले वो वाली वेव लिखेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो है जी हमारे पास रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज़्यादा है। इससे कम वेवलेंथ वाली हमारे पास है माइक्रोवेव। ठीक है जी, माइक्रोवेव से कम वेवलेंथ वाली हमारे पास है जी इंफ्रारेड, इसको हम IR भी बोलते हैं। और इससे कम वेवलेंथ वाली हमारे पास है जी विजिबल। ठीक है, विजिबल ये इस स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो हमें लाइट, जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नजर भी आती है, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं। ठीक है जी, विजिबल के बाद हमारे पास है जी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास है जी एक्सरेज। एक्सरेज के बाद हमारे पास है जी गैमा रेज। अगर वेवलेंथ के एतबार से देखा जाए तो नीचे की तरफ जाते हुए हमारी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। बच्चों हमने ये पढ़ा है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है जो जो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी के एतबार से बनाएंगे तो फिर हम ऐसे देखेंगे, तो जो जो हम नीचे आ रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। जो गैमा रेज हैं इनकी वेवलेंथ तो सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन अगर देखा जाए तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है बच्चों जो गैमा रेज हैं इनकी वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इनके अंदर एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो गैमा रेज की एनर्जीज बाकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन जो मजे की बात है वो ये है, हालांकि इन सारी वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन सबकी स्पीड सेम है। तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एम्प्टी स्पेस। मीडियम के अंदर इनकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो पेपर में यहां से क्या पूछा जाएगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स हैं। तो हमने देखा स्टार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के भी। तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। बच्चों वेव की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन के एतबार से। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन परपेंडिकुलर हो वेव की डायरेक्शन के तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन यहां पर कोई मीडियम तो नहीं है, यहां पर मीडियम से मुराद है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो वेव की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।